नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नए प्रैक्टिस पेपर में और ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जिस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो है आपका मोहनजोदड़ो। अन्य विशेषताएं क्या थी तो देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी। कितनी चौड़ी थी? 9.15 मीटर। मुख्य सड़क 9.15 मीटर थी मित्रों। और पुराविदों ने उसे क्या कहा है? राजपथ कहा है। अन्य 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। और क्या था? ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान के अंदर कमरे, रसोई, स्नान गृह, कुआं, शौचालय आदि की व्यवस्था थी। क्वेश्चन सेकंड, त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है। आसान सा प्रश्न है मित्रों। बौद्ध, ईसाई, जैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो त्रिरत्न सिद्धांत आपके संबंधित हैं जैन धर्म से। लेकिन ये त्रिरत्न हैं क्या? देख लीजिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने मोक्ष पाने के लिए, किसके लिए? मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत आवश्यक बताए हैं, जिनमें से पहला है सम्यक दर्शन। अर्थ क्या है? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। कितने अंग हैं इसके? 8 अंग हैं। कौन कौन से? संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग, शरीर से मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सभी विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, जैन धर्म को श्रेष्ठ समझना। दूसरा, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म एवं उसका सिद्धांत ही सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। तीसरा, सम्यक चरित्र। जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। क्वेश्चन थर्ड, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, होयसल, पांड्य। तो नौसैनिक शक्ति हेतु जो प्रसिद्ध राज्य था वो है दक्षिण भारत का चोल। और चोलों के पास विशाल सेना थी जिसके कितने अंग थे? 3 अंग थे मित्रों, गज, अश्वारोही और पैदल सेना। और जो चोलों के पास नौसेना थी उसका आधिपत्य कहाँ था? मालाबार और कोरोमंडल तट पर। कुछ समय तक यह नौसेना बंगाल की खाड़ी पर भी छाई थी। कुछ उदाहरण, राजराज ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और क्विलान पर आक्रमण किया। किसने? राजराज ने। और क्या किया? श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तो यहाँ एक खास बात है मित्रों, याद रखना है। राजराज ने श्रीलंका पर पूरी विजय नहीं की, उसने उत्तरी भाग को सिर्फ अपने साम्राज्य में मिलाया, जबकि पूर्ण रूप से किसने मिलाया? राजेंद्र प्रथम ने। याद रखना है, प्रश्नों में हेराफेरी अगर होती है तो ध्यान देना है। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी। बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी।
दी। और यह सिकंदर लोदी मित्रों सल्तनती युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाला लोदी जो वंश था अंतिम था, उसी का ये शासक है सिकंदर लोदी। किसने स्थापना की? बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। प्रतिष्ठा और शक्ति में किसने वृद्धि की? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नाम से नवीन नगर बसाया। बाद में इसी नगर को अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाया। क्वेश्चन 5, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मुबारक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया था आपके सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कब ये सिंहासन पर बैठा मित्रों? देख लीजिए 1325 में सिंहासन पर बैठा। और कौन कौन सी योजनाएं थी? पहला राजस्व सुधार, दुआब में कर वृद्धि। कब? 1325 से 27। कृषि की उन्नति का प्रयत्न, राजधानी परिवर्तन। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से देवगिरी। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने कुतुबाबाद रख दिया और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद रख दिया। नाम जो है ये गलत दिया हुआ 1926-27, ये गलत है। सांकेतिक मुद्रा, तांबे या पीतल के सिक्कों का चलना कब? 1329 से 30। क्वेश्चन 6, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान फिर मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो जो सही सुमेल नहीं है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, बाकी सारे सही हैं। तो वंश, संस्थापक और स्थापना वर्ष इस प्रकार हैं। बहमनी राज्य के विघटन के बाद 5 राज्य बने। बीजापुर में आदिल शाह वंश, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1489। अहमदनगर वंश निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना वर्ष 1490। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह, स्थापना 1512। बरार इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह, स्थापना 1490। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे थे कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वह हैं बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को कब किया था? 1686। गोलकुंडा को 1687। विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। औरंगजेब का दक्षिण भारत का विजय अभियान, बीजापुर की विजय। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के लिए सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया। किसको? दिलेर खां। उसने कब आक्रमण किया? 1679 में। सफल हुआ? नहीं। उसकी जगह शाहजादा आजम संघर्ष किया बाद में, और 1685 में बीजापुर के किले पर घेरा डाला। 13 महीने बाद भी किले को जीत नहीं सका। औरंगजेब खुद बीजापुर के घेरे की देखभाल के लिए पहुंचा और 22 सितंबर, याद रखिएगा तिथि, 22 सितंबर 1686 में बीजापुर ने आत्मसमर्पण किया। गोलकुंडा की विजय 1685 में औरंगजेब ने शाहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अक्टूबर 1687 में स्वतंत्र शासक कुतुब शाही का अंत हो गया। मराठों के प्रति औरंगजेब क्या सफल रहा? तो नहीं, मराठों के प्रति औरंगजेब सफल नहीं हो सका।
क्वेश्चन 8। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था बुंदेलों, कछवाहों, राठौरों, सिसोदियों। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो है कछवाह। और ये कब हुआ मित्रों? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत सर्वप्रथम 1562 में अजमेर कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। जोधाबाई से ही बाद में सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। क्वेश्चन 9। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी आपकी हुगली। पुर्तगालियों ने मित्रों 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री डाली, दूसरी फैक्ट्री 1505 लन्नूर में, और लेकिन प्रश्न अनुसार बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोम में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाऊ दौला। तो जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था आपका शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और कहाँ रखा गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे वो शाह आलम को मिले। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजामत के रूप में 53 लाख रुपया देगी। क्वेश्चन 11। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो किसके विकास पर? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा, प्राथमिक या तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया और वो था प्राथमिक शिक्षा। 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त हुआ। तो कब नियुक्त हुआ? 1882 में। किस लिए? 1854 के प्रगति की समीक्षा करने के लिए। हंटर कमीशन के जो सुझाव थे, पहला, सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषयों में हो, निजी प्रयत्नों का स्वागत हो, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जानी चाहिए। इन पाठशालाओं का नियंत्रण नव स्थापित जिला व नगर बोर्डों को दिया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते हैं। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो। एक में साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए विद्यार्थी तैयार करे, दूसरी व्यवहारिक ढंग की जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे। तीसरा सुझाव, आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। चौथा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। क्वेश्चन 12। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर,
वी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जिसने आरंभ किया वो हैं आपके B.R. अम्बेडकर। कब? तो देख लीजिए 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक 1927 में नामक पत्रिका का शुरू किया। इसी वर्ष इन्होंने हिंदुओं व अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समता समाज संघ, कौन सा संघ? समता समाज संघ भी स्थापित किया। इससे पूर्व 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। क्वेश्चन 13, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्लिमेंटो सुधारों से, मॉन्टफोर्ड सुधारों से, साइमन कमीशन योजना से। तो भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया आपका मॉन्टफोर्ड सुधारों से। तो देख लीजिए विस्तार से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय शासकों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल उन पार्षदों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह मनोनीत करता था, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों से चलाता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। ये लोग सदन के प्रति उत्तरदायी थे, परंतु गवर्नर की इच्छा पर ही पदों पर बने रह सकते थे। यह द्वैत शासन प्रणाली जो 1 अप्रैल 1921 में आरंभ की गई, 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 26 तक कार्य नहीं कर सकी। क्वेश्चन 14, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे। समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी मित्रों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट को पारित करते समय घोषणा की थी कि वे 10 वर्ष पश्चात इन सुधारों की समीक्षा करेंगे, परंतु नवंबर में ही 1927 में एक आयोग सर साइमन की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के साइमन, किस पार्टी के? लिबरल पार्टी के। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम, स्ट्रेथकोना, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेन फेल्स और कैडेगन हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के इटली और बर्नोन हार्टसोन सदस्य थे, और सभी यूरोपीय थे। विरोध का यही कारण था। 15, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी, लॉर्ड इरविन, गांधी जी, जिन्ना, गांधी, सुभाष चंद्र बोस या गांधी एवं अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे गांधी एवं अम्बेडकर। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। क्या समझौता था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितने से कितना बढ़ाकर कर दी गई? 75 से 147। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि? 18%। क्वेश्चन 16, हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव
जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा? WC बनर्जी। WC बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। चुनाव जीते थे या हारे थे? हारे थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय? दादा भाई नौरोजी। पहले चुनाव लड़ने वाले? WC बनर्जी। 17 गदर आंदोलन की स्थापना की थी? अजीत सिंह, लाला हंसराज, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखड़ा। तो गदर आंदोलन की स्थापना की लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कहाँ से थे मित्रों? पंजाब से थे। और कब गठन किया गदर का? तो 1 नवंबर 1913 में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। और इसमें उनकी सहायता किसने की? रामचंद बरकतुल्ला। एक पत्रिका निकाली गदर नाम से, किसकी स्मृति में? 1857 के गदर की स्मृति में। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यन्स। तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार आपके कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। कब कब? तारीख देख लीजिए। ये कॉमनवेल्थ 1914 और न्यू इंडिया 1915। पहले इसका नाम क्या था न्यू इंडिया का? मद्रास स्टैंडर्ड। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ कब किया गया? सितंबर 1916। क्वेश्चन 19 होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में क्या असत्य है? तो देख लीजिए। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। सही या गलत? अनुमान लगाइए। बी, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। डी, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। तो जो गलत है वो है आपका डी, बाकी सारे सही हैं। होम रूल लीग के बारे में 23 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में, कहाँ पर? पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने कहाँ पर? मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त किया जाए। क्वेश्चन 20 नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही कालानुक्रम क्या होगा मित्रों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब बी सही है। 1, 2, 3, 4। तिथि के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, वैयक्तिक सत्याग्रह अक्टूबर 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। 21 अतिवादियों, एक्सट्रीमिस्ट तथा उदारवादियों, मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज मेहता। तो अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी एनी बेसेंट।
1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया, इसी अधिवेशन में इन्हें एक होने पर तैयार किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता कराया, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। 22 नीचे दिए गए संगठनों की सूची दी गई है और इसका प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे वो हैं अभिनव भारत, अनुशीलन समिति। अभिनव भारत को सबसे पहले देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई? 1904। कहाँ पर? नासिक में। किसने किया? वीडी सावरकर। और इसी संगठन को, अभिनव भारत को ही वीडी सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। वीडी सावरकर 1906 में लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत ने किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? तो वो थे पांडुरंग महादेव बापट। अनुशीलन समिति को देख लीजिए, स्थापना 1907। कहाँ? कलकत्ता में। कौन किया? बारिंद घोष, भूपेंद्रनाथ दत्त। उद्देश्य खून के बदले खून। और इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इसका नाम M.N. राय ने सुझाया। पहला सम्मेलन 1906 में कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ था। तो ये अंतिम प्रश्न था मित्रों इस सीरीज का। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।